दोस्तों धुरंधर 2 में कैरेक्टर है पिंदा। अब वैसे तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस रियल लाइफ कैरेक्टर पर ये बेस्ड है उसकी कहानी उतनी ही खतरनाक है। धुरंधर ने सिर्फ पाकिस्तान की असलियत नहीं बताई है इस फिल्म में, बल्कि इसने हमारे तरफ के बारे में भी एक बड़ा रिवील किया है, जिससे आंकड़े डराते हैं हमें और हमें तैयार होने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। दोस्तों पंजाब के ऐसे बहुत से गैंगस्टर्स हैं जो इटली और मेक्सिको जैसी जगहों पर बैठे हैं और आईएसआई के कांटेक्ट में हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है हरविंदर रिंदा। कहा जा रहा है कि ये वही है जिसको धुरंधर में पिंदा दिखाया गया। पंजाब के ऐसे कई गैंगस्टर्स में उसका नाम भी शामिल है जो आईएसआई के लिए काम करते हैं। तो इस समय पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैंगस्टर आतंकवादी हरविंदर रिंदा है। भारत ने इसे आतंकवादी घोषित किया हुआ है। साथ ही एक हैप्पी पासिया भी था जो अभी अमेरिका में हिरासत में है। वहां इन दोनों का बहुत बड़ा नेटवर्क था। इसमें बताया जा रहा है कि सबसे खतरनाक रिंदा है। इसमें 10 मदर गैंग हैं। एक गैंग हरविंदर रिंदा का है और दूसरा हैप्पी पासिया का था। बाकी 8 गिरोहों को दोनों तरफ 4-4 में बांटा गया है। फिर दिलप्रीत सिंह नाम के गैंगस्टर के जैसे 2 और गिरोह हैं। ये वे गैंगस्टर हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई में शामिल हैं। रिंदा का गिरोह वो है जो हथियारों की सप्लाई करता है। कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जिसमें 6 शूटर थे, पंजाब पुलिस ने 2 को मार गिराया, 4 पकड़े गए, दिल्ली पुलिस ने 3 को पकड़ा और एक जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया। उन चारों के इस्तेमाल किए गए हथियार आज तक बरामद नहीं हुए दोस्तों। जब तक मर्डर वेपन नहीं मिलता तब तक केस साबित ही नहीं होता। कहते हैं कि ये वो हथियार हैं जो रिंदा ने हरियाणा के जींद में किसी के जरिए सप्लाई किए थे। उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कुछ भी हो जाए हत्या के बाद वापस जाओ और गिरोह के ठिकाने पर एक आदमी आएगा, वहां हथियार जमा कर देना। और उन लोगों ने ऐसा ही किया। वे हथियार कहां से आए और कहां गए ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि वो हथियार पाकिस्तान से आए। हरविंदर रिंदा पाकिस्तान में और इस सब में शामिल है और गैंगस्टरों को हथियार दे रहा है। अब पिछले साल जारी पुलिस आंकड़ों की माने तो पाकिस्तान से 350 छोटे हथियार बॉर्डर से इस पार आए। छोटे हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादी नहीं बल्कि गैंगस्टर्स कर रहे हैं। वहां टर्की में बने ग्रेनेड और पाकिस्तान सेना के छोड़े हुए ग्रेनेड भी बरामद हुए। 350 पिस्तौल सुनने में बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन पिछले सालों में सीमा पर पूरे साल की बरामदगी केवल 30-35 ही होती है। ये 100 गुना इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, और ये सब पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। बेशक रिंदा और उसके ग्रुप जैसे बब्बर खालसा और बाकी शामिल हैं इसमें। तो पंजाब में गैंगस्टरों, ड्रग स्मगलर्स और आतंकवाद का एक खतरनाक कॉकटेल बना हुआ है, सूत्र बताते हैं। पुलिस स्टेशनों के बाहर ग्रेनेड धमाके भी हुए। हाल ही में 2 पुलिसकर्मी मारे गए। पंजाब एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। पुलिस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बना रही है। ये एक ऐसी लाइन है जहां सीसीटीवी तो लगे ताकि अगर सीमा पार कोई करे या ड्रोन से ड्रग्स आए तो वो इस लाइन से आगे न जा पाए। दरअसल पुलिस ने इस साल को गैंगस्टर्स के खिलाफ वॉर के रूप में डेडिकेट किया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा है। 9700। जी हाँ, कहा जा रहा है इतने लोग जेल में हैं और आरोप है कि वो गिरोह से एसोसिएटेड है। वे शूटर या मेन मेंबर्स भी नहीं है, वो सिर्फ एसोसिएट्स इतने सारे हैं। मेन मेंबर्स का तो पता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे दरकिनार नहीं कर सकते। जी हाँ, वहां बड़े बदलाव की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि बड़ा डेवलपमेंट लाने की जरूरत है। सरकार का अपना डेटा है। 2023 में पंजाब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वहां के मिनिस्टर साहब का बयान है कि पंजाब में लाखों ड्रग एडिक्ट्स हैं। और ये मार्च का डेटा कहता है कि पिछले 1.5 साल में 9700 गिरफ्तारियां और गैंगस्टर्स के साथ 340 से ज्यादा एनकाउंटर भी हुए। अब दोस्तों इन आंकड़ों को याद रखिएगा। पर अब यहां से मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो भी खतरनाक है। रिसेंटली एनआईए ने कुछ लोगों को ऐसे पकड़ा है जो भारत में जासूसी कर रहे थे। पहला नाम है मैथ्यू वैन डाइक का। ये एक अमेरिकी नागरिक है जिसे कोलकाता या दिल्ली के पास से हिरासत में लिया गया। वैन डाइक खुद को एक फ्रीडम फाइटर और एक्स मिलिट्री ट्रेनर बताता रहा है जो पहले लीबिया और सीरिया में भी एक्टिव था। भारत में उस पर आरोप है कि वो मिजोरम और मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में ड्रोन ट्रेनिंग और उग्रवादी ग्रुप्स की मदद करने की साजिश रचा था। इसके साथ ही 6 यूक्रेन के नागरिक भी पकड़े गए। वैन डाइक के साथ ही उन्हें भी पकड़ा गया है। ये सभी इलीगल रूप से भारत म्यांमार सीमा के पास एक्टिव थे और एलिजिडली म्यांमार के उग्रवादियों को ट्रेनिंग देने या हथियारों को सप्लाई की सीरीज से जुड़े थे। कुछ रिपोर्टों की माने तो भारतीय एजेंसियों को इन लोगों के बारे में जो खुफिया जानकारी मिली वो रशिया से मिली। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हाल ही के महीनों में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। मार्च 2024 से 26 तक यूपी एटीएस ने हाल ही में एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है जिसमें लगभग 22 लोग पकड़े गए। ये लोग रेलवे स्टेशनों और मिलिट्री ठिकानों की तस्वीरें और वीडियोस पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेज रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वाली बात पता क्या है? मार्च 2026 में ही कोची नेवल बेस से जुड़े एक नेवल लांस नायक आदर्श कुमार को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। उन पर आईएसआई को सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप है। मार्च 2026 में राजस्थान इंटेलिजेंस ने सुमित कुमार नाम के एक सिविलियन वर्कर को गिरफ्तार किया जो असम के चाबो एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंट्स को इंफॉर्मेशन दे रहा था। इससे पहले मई 2025 में एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 11 से 15 ऐसे जासूसों को पकड़ा था जो हनी ट्रैप का शिकार होकर आईएसआई को डेटा भेज रहे थे। ज्योति मल्होत्रा का नाम आपको याद ही होगा। सोचिए ये कितना बड़ा खतरा है। इसके साथ ही गाजियाबाद में भी एक बड़ा मैटर हो गया है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे जासूसी गिरोह का भांडाफोड़ किया जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। इस मामले में ताजा गिरफ्तारी नौशाद अली की हुई है जो फरीदाबाद में एक पेट्रोल पंप पर पंचर की दुकान चलाने के बहाने जासूसी कर रहा था। इस गिरोह ने दिल्ली और हरियाणा के रेलवे स्टेशनों पर गुपचुप तरीके से सोलर कैमरे लगाए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन कैमरों का लाइव एक्सेस पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के पास था, यानी वे वहां से बैठकर हमारे स्टेशनों की सीधी हलचल देख रहे थे। गिरोह की योजना देश भर में ऐसे 50 सोलर कैमरे लगाने की थी।
पुलिस ने दिल्ली और सोनीपत से कुछ कैमरे भी बरामद किए हैं। इस जासूसी कांड में अब तक कुल 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह का सरगना सुहेल नाम का व्यक्ति है। ये लोग सेंसिटिव मिलिट्री ठिकानों और रेलवे स्टेशन के फोटोज और वीडियोस बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान भेजते थे। जासूसी के बदले इन्हें हर एक फोटो या वीडियो के लिए 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे। अब दोस्तों, देश भर में आईएसआई के इतने सारे मॉड्यूल्स पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बॉर्डर स्टेट्स को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार ने अब देखते ही पकड़ने वाली तकनीक पर जोर दिया है। पंजाब जैसी सीमाओं पर अब ऐसे स्मार्ट फेंस और ड्रोन मार गिराने वाले सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं जो परिंदे पर भी नजर रखते हैं। इससे पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स और हथियारों के ड्रोन को बॉर्डर पर ही रोका जा सकेगा, मार गिराया जाएगा। साथ ही अब और भी राज्यों की पुलिस आपस में खास नेटवर्क, जिसको नेटग्रिड कहा जाता है, इससे जुड़ गई है, जिससे किसी भी संदिग्ध की जानकारी पलक झपकते ही एक दूसरे तक पहुंच जाती है और जासूसों को कांड करने से पहले ही दबोच लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अब जेलों में बैठे गैंगस्टर्स का नेटवर्क तोड़ने के लिए भी वहां हाईटेक जैमर्स लगाने की बात हो रही है, ताकि वो अंदर से फोन न चला सके। जो अपराधी विदेश भाग गए उन्हें वापस लाने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है। कुल मिलाकर मकसद यही है कि न तो बाहर से कोई घुसपैठ हो सके और न ही अंदर कोई गैंग बनाकर देश को नुकसान पहुंचा सके। इसके लिए युवाओं को सही रास्ता दिखाना और नशे के कारोबार को जड़ से मिटाना सरकार की एक बड़ी प्रायोरिटीज में से एक है। इसलिए दोस्तों, इन सब के बीच हमें भी ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम भी अपने आंख नाक कान खुले रखें। दुश्मन हमारा अलग अलग रास्तों से हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, इसलिए इस बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी। कुछ भी संदिग्ध देखें, पुलिस को रिपोर्ट करें। वीडियो सही लगी हो इसे जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाइएगा। द रौनक पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। आपका मतलब कांड करवाने के चक्कर में होगी? सर कितना वैलिड क्वेश्चन है सर। ये बताइए, क्या हम ये मान के बैठ गए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स हाथ नहीं मिलाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है इंडियन प्लेयर्स हाथ मिलाएं, इंडिया के प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो पर्सनल कॉल है, इसमें कुछ लॉ कुछ नहीं कह रहा है इसमें। तो अगर टीम नहीं मिला रही है, आप अंपायर हैं, अनिल चौधरी हाथ मिलाएंगे पाकिस्तानी प्लेयर से? वो आएंगे तो मिला लूंगा, नहीं मैं तो क्यों जाऊँ, मेरा कौन सा काम छूट रहा है। उस्मान तारिक के एक्शन पे आपका क्या कहना है? वो जो पॉज ले रहा है वो लीगल है या क्या है? अभी जो गाइडलाइंस है उसमें उसका सब लीगल है। पॉज का कोई टाइमिंग होता है कि कितना पॉज ले सकता है? ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए बस। तो चलिए मैं मान लूँ 5 सेकंड का पॉज लेता है बॉल रिलीज करने से पहले और कंसिस्टेंटली कर रहा है, क्या 5 सेकंड का पॉज ले सकता है? और एक एड शूट भी है, मैंने सुना आपको धोनी के साथ। क्या करेंगे इतनी धनराशि का? नहीं, धनराशि कहाँ है इसमें? सलमान अली आगा का रनआउट बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत कंट्रोवर्सी का इंटेंट तो सही था ना भाई, मैं बॉल उठा के दे रहा हूँ या मैं क्यों दे रहा भाई? मांगी है उसने, बॉल प्ले में है। एथिकल कितना है? एथिकल स्पिरिट का ढक्कन ना खोलो तो अच्छा है, तो ढक्कन खोलोगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। संजू को फ्यूचर कैप्टन देखते हैं आप T20 के सेटअप में? यार आप इतनी जल्दी सब कुछ कप्तान पे क्यों ले जाते हो? अच्छा प्लेयर होना सर, मैं नहीं, अच्छा कप्तान होना तो कीपर मतलब उसको कप्तान बनाना जरूरी है क्या? वो अच्छा खेल रहा है, खेलने दो। ट्रॉफी उठाने को, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने को लेकर भी क्या गाइडलाइन है कि भाई जो प्लेयर्स हैं वही पकड़ेंगे, प्लेयर्स के रिलेटिव्स आ रहे हैं वो भी पकड़ रहे हैं? ठीक है बात। ट्रॉफी से याद है, मोहसिन नकवी ट्रॉफी कभी वापस करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी? कॉल आ रही है आपकी? हाँ जी। पेमेंट की होगी सर? इतनी पेमेंट नहीं है। नवनीत, मैं शूट पे हूँ, 5 मिनट में करूँ? टाइम लगेगा सर? 5 मिनट नहीं और ज़्यादा लगेगा? हाँ तो मैं आधे घंटे में करूँगा। और ज़्यादा लगेगा? चलो और ज़्यादा लगेगा भाई, मैं शो में हूँ एक। सच में प्रॉपर्टी वाले का था। प्रॉपर्टी झूठ क्या बोलना।